गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज भी हम लोग हिस्ट्री के ही एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके जो पीछे की पृष्ठभूमि है उस पर नज़र डालेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी परिस्थितियां मौजूद थी उस समय जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के और 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। ओके, तो आइए देखिए 1917 ईस्वी में एक मेसोपोटामिया रिपोर्ट पारित हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया रिपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, और 1917 ईस्वी तक हमारे भारत में होम रूल मूवमेंट जो चलाया जा रहा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, वह भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। ओके, यानी होम रूल मूवमेंट का चरम सीमा पर होना, सीमा पर होना। ओके, तो अब देखिए ये जो 1917 ईस्वी का मेसोपोटामिया रिपोर्ट पारित हुआ था उसमें जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था उसे नाकाम सिद्ध किया था और उसमें चर्चा किया था कि जो भारत में जो औपनिवेशिक शासन चलाया जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, उसके द्वारा भारतीयों का कहीं से भी हित नहीं हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा से ही अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके नियम का प्रतिपादन करती है और उसी का क्रियान्वयन भी करती है। ओके, इसके साथ ही जो होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था हमारे भारत देश में, उसका लक्ष्य था कि भारत में विकास हो और हमारे भारत में संवैधानिक सुधारों का एक दस्तावेज प्रस्तुत हो ताकि हम लोग अपने भावी भविष्य के प्रति निश्चिंत हो सके। ओके, तो ये दो जो मतलब तथ्य लिखा है मैंने यहाँ पे, मेसोपोटामिया रिपोर्ट और होम रूल मूवमेंट, इन दोनों तथ्यों की यानी इन दोनों के दबाव में आकर के ब्रिटिश साम्राज्य ने उस समय के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड चैम्बरलिन, ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलिन जो कि उस समय का तत्कालीन भारत सचिव था, उसे उसके पद से हटा दिया गया एवं उसकी जगह पे लॉर्ड मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। ओके, जैसे ही लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव नियुक्त किया गया, उसका जो पहला कदम था वह भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रति था। ठीक है, और उसने यह घोषणा किया, ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, यहां पे लिख दे रहा हूं, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1919, ठीक, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य, मतलब भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासन किया जा रहा है उसका प्रमुख लक्ष्य भारत में स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास है, ताकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ही एक अभिन्न अंग के रूप में
जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है उसकी तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है, भले ही यह इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत की चर्चा की गई, परंतु संवैधानिक सुधारों के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में किसी प्रकार की स्वशासित संस्थाओं का विकास करके और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की चर्चा की गई थी। ओके, तो इस कारण से मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के भी नाम से जाना गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा। ओके, तो इस कारण से मॉन्टेग्यू घोषणा का हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया, और इसी मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, चूंकि जिस समय भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था, उस समय हमारे भारत का भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू था, और उस समय का वायसराय, जो उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय था, वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना। तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, और इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रमुख फैक्ट थे जिसके कारण इसका हमारे संविधान को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्द से जल्द नोट करिए। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे मैं लिख देता हूं 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम का वैकल्पिक नाम था, उसको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट कहता है, ठीक, इसका पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय प्रांतों में, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की। ओके फ्रेंड, यहां पे जो द्वैध शासन है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत का प्रशासनिक और राजस्व विभाग था, उसको अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी गई। ठीक है, यानी जो यहाँ पे प्रशासनिक विभाग है उसको राजस्व विभाग से अलग करके और उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और इसका जो प्रधान है वह जो पहले एक ही व्यक्तियों के हाथ में रहा करता था, उसे अलग अलग करके अलग अलग इसका प्रधान बना दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे भारत के जो प्रांत थे उनमें द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 1919 ईस्वी के पहले भारत में केंद्रीय और प्रांतीय बजट दोनों संयुक्त रूप से पारित किया जाता था। ठीक है, और उसे प्रस्तुत किया जाता था, मगर 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय बजट थे उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी प्रांतीय बजट को
प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ओके, और यह जो प्रांतीय बजट था उसमें जो भी मतलब बजट तैयार करना होता था उसे तैयार करने का अधिकार जो था वह प्रांतों को प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर कर सामने आया। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, आजकल द्विसदनीय व्यवस्था जो है, आजकल जैसे हम लोग का जो सदन है, ठीक है, हमारा जो संसद है यह दो सदनों से मिलकर के बना है। पहला है लोकसभा जो कि निम्न सदन है, और दूसरा है राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। ओके, तो उस 1919 ईस्वी के पहले हमारा जो संसद हुआ करता था उसमें केवल और केवल एक ही संसद हुआ करता था। मगर इस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत के जो संसद था उसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया, अर्थात उसे दो सदन में विभक्त कर दिया गया। ओके, और उस समय राज्य परिषद और राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा नामक दो सदन की शुरुआत की गई। ठीक है, और यहीं से हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत मानी गई। ओके, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भारत में प्रत्यक्ष मतदान शुरू हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष मतदान शुरू हुआ और भारतीय महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, अर्थात यह कि 1919 ईस्वी से पूर्व भारत में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। ठीक है, यहाँ 1893 ईस्वी में यह व्यवस्था किया गया था कि जो मतलब भारतीय हैं उनमें से कुछ पदों के लिए अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा उनकी मतलब निर्वाचन निर्धारित की गई थी, परंतु अभी भी प्रत्यक्ष मतदान हमारे देश में नहीं हो रहा था। मगर 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान शुरू किया गया और भारतीय महिलाओं को भी प्रथम बार मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, मगर जो यह मतदान व्यवस्था थी प्रत्यक्ष मतदान, तो यह भी सभी
वयस्क मतलब जितने भी वयस्क लोग थे हमारे यहाँ, उन सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष मतदान नहीं दिया गया था। ठीक है, उनमें से जो लोग अधिक टैक्स अदा करते थे ब्रिटिश शासकों को, ठीक है, जिनके पास अधिक संपत्ति हुआ करते थे, जो ऊंचे पद पर आसीन थे, उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भारत सचिव की सहायता के लिए उच्च अर्थात हाई कमिश्नर का पद बनाया गया। ओके, और जो उच्चायुक्त का मुख्यालय था लंदन में स्थापित किया गया। ठीक है, लंदन में स्थापित किया गया। अर्थात कि भारत सचिव की जो जिम्मेदारियां थी उसे कम करने के लिए, उसको सहायता प्रदान के लिए यहाँ पे उच्चायुक्त अर्थात हाई कमिश्नर पद का प्रावधान किया गया और उस उच्चायुक्त का मुख्यालय लंदन में स्थापित किया गया। ओके, इसको नोट करिए। आइए आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, अब यहां पे देखिए, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा अर्थात 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा, जो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, अर्थात लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ओके दोस्तों, और इसी उद्देश्य से 1923 ईस्वी में ली कमीशन या ली आयोग का गठन किया गया। ओके फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देंगे। और इसी ली आयोग ने एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का मांग किया। ठीक है, जैसे ही ली आयोग द्वारा 1923 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई, इस पे ध्यान देते हुए 1926 ईस्वी में हमारे भारत देश में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में सर रॉस बारकर
को पदासीन किया गया। ठीक है, अर्थात यह कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी उद्देश्य से आगे चल करके 1923 ईस्वी में भारतीय अधिकारी थे, उनके द्वारा ली आयोग का गठन किया गया और ली आयोग ने यह सिफारिश किया कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसी पे विचार करते हुए 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष सर रसबारकर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और अगला और अंतिम पॉइंट है कि ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन पुनः ब्रिटेन से आने लगा। ओके, चूंकि 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासकों ने यह प्रावधान कर दिया था कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत में कार्यरत है उनका वेतन ब्रिटेन से नहीं आएगा, बल्कि उनका वेतन भारत के ही राजस्व से दिया जाएगा। मगर 1919 नियम में इस नियम को समाप्त कर दिया गया और इसमें सुधार करते हुए यह प्रावधान किया गया कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत में कार्यरत है उनका वेतन पुनः ब्रिटेन से ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया उन सभी को मिलाकर के ही भारत शासन अधिनियम बनाया गया था और यह एक प्रकार से भारतीय जो संवैधानिक गतिविधियां थे उनके सुधारों से संबंधित थे। ठीक है, और जिस समय यह पारित हुआ था उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और उस समय का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अतः इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के भी नाम से जाना गया। ठीक है, और इससे जुड़े हम लोग सभी जानकारियों को एकत्रित कर लिया। ठीक है, और इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद।